बी के एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, बी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो दिस इज अ लिटिल इंट्रोडक्शन टू द पॉइंटर टू इंटीजर वेरिएबल। अब जिस तरह ये इंटीजर वेरिएबल है वैसे ही ये चेंज भी हो सकता है। जैसे अपन थोड़ा इसको प्रोग्राम को चेंज करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मान लो मैंने लिखा डबल DOUB डबल डी, ये कोई वेरिएबल है डी डबल नाम का, ठीक है। तो जब डबल डी बनेगा, ये अपन मेमोरी सेम काम में लेते हैं, कोई बात नहीं, एग्जांपल के हिसाब से। तो माना कि यहाँ पे डी को मेमोरी एलोकेट हुई। अब क्योंकि डी डबल टाइप का है तो इसको सी लैंग्वेज में क्या होता है, 8 बाइट्स, 4 + 4 कितनी हो गई, 8 बाइट्स एलोकेट होती है, ठीक है। तो 301, 302, फिर 303, 304, 305, 306, 307, 308, ठीक है। टोटल 301 से लेकर के 308 तक की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी किसको, डबल डी को, जिसका नाम क्या हो जाएगा, डबल डी। और मान लो इसमें वैल्यू डाल दी अपन ने, डी इज इक्वल टू 74.92, ऐसे कुछ वैल्यू डाल दी अपन ने। तो ये 74.92 क्या हो जाएगा, इन 8 बाइट्स के अंदर जो इसका इंटरनल आर्किटेक्चर होता है बाइनरी में कन्वर्ट होकर के ये स्टोर हो जाएगा। अब अगर आपको पॉइंटर बनाना तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे डबल स्टार पी। तो अब जो पॉइंटर बनेगा वो क्या बनेगा, डबल स्टार पी करके लिखोगे आप। और अगर आपको इस डबल टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है किसी पॉइंटर में, तो पॉइंटर का टाइप भी क्या होना चाहिए, डबल स्टार करके लिखोगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात लेकिन क्लियर करना, आप लोग क्या सोचते हैं कई बार कि जब इंट स्टार पे लिखा था तो पॉइंटर इंटीजर टाइप का था, डबल स्टार पे लिख रहे हैं तो पॉइंटर डबल टाइप का हो जाएगा। ऐसा नहीं है, पॉइंटर का टाइप तो क्या रहेगा, हमेशा हमेशा और हमेशा अनसाइंड इंट रहेगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द पॉइंटर इटसेल्फ, तो आप बोलोगे पॉइंटर का टाइप होता है इंटरनली अनसाइंड इंट, अनसाइंड इंट। अभी क्यों होता है बताता हूं, देखो मैं आपको। पॉइंटर क्या होल्ड करता है, एड्रेस। पॉइंटर क्या होल्ड करता है, एड्रेस। और एड्रेस मेमोरी में कहां से कहां तक होते हैं, 0 से लेकर के आगे बढ़ते 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 100, 200, 500, 1000, 10,000, 50,000, 65,535, ठीक है ना। तो वो अगर आप 2 बाइट की बात करते हो तो 65,535 तक की। अगर मान लो आपका इंटीजर 4 बाइट का होता है तो फिर वो लगभग -2 अरब से लेके +2 अरब तक ऐसी कुछ उसकी लिमिट होती है। तो उसके हिसाब से कुल मिला करके 0 से लेकर के ये जो लोकेशन के एड्रेस आएंगे ये सब पॉजिटिव में तो रहेंगे, क्या नेगेटिव में एड्रेस होता है क्या? आपने सुना मकान नंबर -15, किसी का सुना है क्या? मकान नंबर -15, गली नंबर -4, ऐसा कोई होता है कभी? नो सर। गली नंबर 0 हो सकती है, गली नंबर 1 हो सकती है, मकान नंबर 15 हो सकता है, मकान नंबर 500 भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव में तो कभी एड्रेस होता ही नहीं। ऐसे क्या होता है कि ये जो मेमोरी लोकेशंस है, मेमोरी लोकेशंस 0 से स्टार्ट होकर के और 0 के बाद में 1, 2, 3, 10, 100, 1000, 10,000, 15,000 ऐसे आगे बढ़ती रहेंगी, लेकिन वैल्यूज होगी किसमें, 0 से लेकर के पॉजिटिव में ही होंगी। और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हम क्या काम में लेते हैं, अनसाइंड इंटीजर। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई पॉइंटर का टाइप क्या होगा, तो हम कॉमन सेंस क्या लगाएंगे कि पॉइंटर स्टोर क्या करता है, पॉइंटर स्टोर करता है एड्रेसेस। और एड्रेसेस कहां से कहां तक होते हैं कि 0 से लेकर के सब पॉजिटिव वैल्यूज होती है। तो 0 से लेकर जो पॉजिटिव वैल्यूज होती है उनका टाइप क्या होना चाहिए सी लैंग्वेज के अंदर, अनसाइंड इंट। तो पॉइंटर का जो इंटरनल टाइप होता है वो क्या होता है, अनसाइंड इंट। तो फिर डबल स्टार पी क्यों लिखा, डबल स्टार पी इसलिए लिखा, ये बात क्लियर कर लेना आप लोग। डबल स्टार पे लिखा है कि दिस पी इज अ पॉइंटर टू डबल टाइप वेरिएबल। यहाँ पे पी डबल टाइप का वेरिएबल नहीं है, P इज अ पॉइंटर टू डबल टाइप वेरिएबल, ठीक है। या अपन बोलते हैं P इज अ पॉइंटर टू डबल, P इज अ पॉइंटर टू डबल। वो क्या था, P इज अ पॉइंटर टू इंटीजर, ऐसे P इज अ पॉइंटर टू फ्लोट। मतलब कि इस P नाम के पॉइंटर में सिर्फ उन्हीं वेरिएबल्स का एड्रेस आएगा जो डबल टाइप के हैं। अगर आप किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस डबल में असाइन कर रहे हो तो नॉट अलाउड। अगर आप कोई कांस्टेंट वैल्यू किसी पॉइंटर में असाइन कर रहे हो तो नॉट अलाउड, जो अपने देखा था, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि डबल टाइप के पॉइंटर में डबल का ही एड्रेस आएगा, इंटीजर के पॉइंटर में इंटीजर का ही एड्रेस आएगा, फ्लोट के पॉइंटर में फ्लोट का ही एड्रेस आएगा, ठीक है। तो जो जिस टाइप का पॉइंट, जैसे होता है ना कई बार अपन बोलते हैं कि इंसान के घरों में इंसान ही रह सकते हैं, ठीक है, कुत्ते के घर में कुत्ता ही रह सकता है, और वो क्या कहते गुफा के अंदर शेर ही रह सकता है। अब गुफा में जाके इंसान रहने लग जाए, रहे पहले पुराने जमाने में, ठीक है, और आपके घर में आके शेर रहने लग जाए, ठीक है, और जो इंसान है वो कुत्ते घर में जाकर रहने लग जाए, तो ये मिसमैच हो गया ना सारा। तो मिस मैचिंग अलाउड नहीं है। तो यहाँ भी क्या होता है, सिंपल सा, इंटीजर पॉइंटर है तो उसमें खाली इंटीजर का वेरिएबल का एड्रेस आएगा, डबल पॉइंटर है तो डबल का एड्रेस आएगा, करेक्टर पॉइंटर है तो करेक्टर का एड्रेस आएगा। ये बात क्लियर है आप लोगों को, बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है।
लेकिन आपसे कोई पूछ ले, कई बार पूछते भी है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ पॉइंटर इटसेल्फ, पॉइंटर का खुद का टाइप क्या होता है, चाहे आपने इंट स्टार पे लिखा, चाहे फ्लोट स्टार पे लिखा, चाहे कैरी स्टार पे लिखा, चाहे डबल स्टार पे लिखा, कुछ भी लिखा, पॉइंटर का खुद का टाइप क्या होता है, अनसाइंड इंट। और क्यों होता है, क्योंकि इसमें एड्रेसेस स्टोर होते हैं। अभी देखना, हम लिखते हैं यहाँ पे, आपने लिखा डबल स्टार पी, तो क्या हुआ कि पी को 2 मेमोरी एलोकेट हो गई, ये बन गया पी, इसका खुद का एड्रेस क्या हो गया 405। ये 405 किस टाइप की वैल्यू है, 405 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करते हैं हम लोग अनसाइंड इंट की फॉर्म में। तो यानी कि देखो यहाँ पे 8 बाइट्स एलोकेट हुई थी, किसके लिए, डी के लिए, क्योंकि डी डबल टाइप का, इसलिए उसको 8 बाइट एलोकेट हुई। लेकिन जो पॉइंटर है, उस पॉइंटर को वही 2 बाइट एलोकेट होंगी, क्योंकि एक अनसाइंड इंटीजर के लिए होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पी के लिए भी 8 बाइट हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, और यही चीज क्लियर नहीं होती कई बार अपन लोगों की, और फिर अपन लोग परेशान होते हैं, ठीक है, फाइन। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए मैंने कर दिया कि P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ D, तो जैसे आपने P के अंदर एड्रेस ऑफ D लिखा, तो D का एड्रेस क्या था 301, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, इस P में आ जाएगा। और फिर आप जब प्रिंट करते हो, प्रिंटफ परसेंट LF होता ना इसके लिए, तो डबल के लिए प्रिंटफ परसेंट LF और D, तो जब ये लिखोगे तो क्या प्रिंट होगा, T की वैल्यू, T की वैल्यू क्या थी 74.92, ये प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। आप लिखते हो प्रिंट F परसेंट D एड्रेस ऑफ D। जब आप एड्रेस, कौन बोल रहा है, नथिंग सर, फाइन। जब आप लिखते हो एड्रेस ऑफ D, तो हम ये क्या लिख रहे हैं, परसेंट D, ठीक है, क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा, D का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। D का एड्रेस क्या है, सॉरी, हाँ, D का एड्रेस क्या है 301, तो 301 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज और कर सकते हो, यहाँ पे देखो परसेंट D लिखा ना अपन ने, परसेंट D लिखते हैं बेसिकली अपन लोग किसके लिए, जब किसी इंटीजर की वैल्यू को अपन लोग प्रिंट कर रहे होते हैं। लेकिन जब अनसाइंड इंटीजर की वैल्यू को प्रिंट कर रहे होते हैं, तो क्या लिखते हैं अपन लोग, इसको ध्यान है, अनसाइंड इंट के लिए क्या होता है, परसेंट D की जगह, एनीबॉडी ऑफ यू, जैसे इंट के लिए परसेंट D होता है, फ्लोट के लिए परसेंट F होता है, ठीक है, आपके इसके डबल के लिए परसेंट LF हो गया, वैसे ही अनसाइंड इंट के लिए क्या होता है, पता है क्या आप लोगों को, एनीबॉडी, फाइन, अनसाइंड इंट के लिए होता है परसेंट U। तो आप चाहो तो यहाँ परसेंट U भी लिख सकते हो, U का मतलब अनसाइंड, अनसाइंड की स्पेलिंग में U से स्टार्ट होता है ना, तो परसेंट U लिख दिया अपन ने, ठीक है ना। तो जब कभी आप किसी एड्रेस को प्रिंट करते हैं, किसी पॉइंटर की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, इसका मतलब आप चाहो तो परसेंट D की जगह परसेंट U भी लिख सकते हो, जो परसेंट U ज्यादा स्पेसिफिक है। परसेंट D तो क्या काम आता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए काम आता है। परसेंट U काम आएगा खाली पॉजिटिव वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए, और हमको पता है कि एड्रेस जो होता है वो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर मान लीजिए कहीं एग्जाम में पूछ ले कि परसेंट D लिखेंगे परसेंट U लिखें, नंबर ही इसके मिल रहे हो, तो फिर आप क्या बोलोगे, परसेंट U। काम तो परसेंट D से भी चल जाएगा, पर लिखना क्या चाहिए अपन को, परसेंट U, ठीक है भाई। एज ए प्रोग्रामर या एज ए सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हमको वो काम करना चाहिए बिल्कुल सटीक हो, स्पेसिफिक हो, ठीक है, क्लियर है। तो आज के बाद जब कभी किसी भी पॉइंटर की वैल्यू को आप लोग प्रिंट करोगे, तो आप क्या लगाओगे, परसेंट U लगाओ, ठीक है। परसेंट D भी लगाओ तो कोई पाप नहीं हो, क्या कोई गलती नहीं है, प्रिंट हो जाएगा उससे भी, लेकिन उनको क्या लगाना चाहिए, परसेंट U लगाना चाहिए, फाइन। अपन लोग फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी परसेंट D परसेंट U कुछ भी लिख लेंगे, ये हो गया। अब मैं करता हूं यहाँ पे परसेंट प्रिंटफ परसेंट LF स्टार P। अब स्टार P का मतलब क्या हो गया, वही वैल्यू एट P's वैल्यू 74.92। हाँ, पर इस बार क्या है कि इस बार स्टार P का मतलब क्या हो गया, D है, A नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे स्टार P रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, D को, तो अभी क्या हो जाएगा 74.92 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप एड्रेस ऑफ P प्रिंट करोगे, तो एड्रेस ऑफ प्रिंट होगा, क्या प्रिंट हो जाएगा, P का एड्रेस, यानी कि 405 प्रिंट हो जाएगा। तो अगेन फिर आपको ध्यान रखना है कि एक बार ये सब काम करने के बाद में P का मतलब क्या है, स्टार P का मतलब क्या है, और एड्रेस ऑफ P का मतलब क्या है। P का मतलब तो क्या हो गया, एड्रेस ऑफ D, स्टार P का मतलब क्या हो गया, D खुद, और एड्रेस ऑफ P क्या है, खुद का P का एड्रेस है, ठीक है ना। तो हम चाहें तो D को P की फॉर्म में लिख सकते हैं,
तो एक बार पॉइंटर में किसी वेरिएबल का एड्रेस असाइन करने के बाद में, चाहे वो वेरिएबल इंटीजर का हो, ठीक है, बस इंटीजर के केस में हमको इंट स्टार पे लिखना होता है, डबल के केस में डबल स्टार पे लिखना होता है। बट एक बार किसी भी पॉइंटर के अंदर किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के बाद में क्या होता है, अब हम चाहें तो उस पॉइंटर के थ्रू ही उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। अब आपको ए या डी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपली क्या लिख दो, स्टार पी। स्टार पी का मतलब ए हो जाएगा अगर ए असाइन किया, तो डी हो जाएगा अगर डी असाइन किया, ठीक है। और ओनली पी का मतलब एड्रेस ऑफ ए या एड्रेस ऑफ डी। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? ऐसे ही आप लोग चाहें और नहीं चाहें तो भी आपको क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है घर जाकर के, जिसमें कि आप कैरेक्टर का पॉइंटर, इंटीजर का पॉइंटर, फ्लोट का पॉइंटर और डबल का पॉइंटर, तो आप 4 वेरिएबल डिक्लेयर करोगे और चारों के 4 पॉइंटर भी बनाओगे, ठीक है ना। और चारों के 4 पॉइंटर बना करके, और जो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंटर है, यानी इंटीजर पॉइंटर में इंटीजर का एड्रेस, फ्लोट पॉइंटर में फ्लोट का एड्रेस, डबल पॉइंटर में डबल का एड्रेस, कैरेक्टर पॉइंटर में कैरेक्टर का एड्रेस, ये असाइन करके, और फिर आप देखना पी लिखने पे क्या प्रिंट होता है, स्टार पी लिखने पे क्या प्रिंट होता है, एड्रेस ऑफ पी लिखने पे क्या प्रिंट होता है। तो प्रैक्टिस एक बार आप लोग कर लेना। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था मैथमेटिक्स की तरह कि मैथमेटिक्स होती तो आसान है, लेकिन पहली बात तो उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो दूसरी बात आप क्या कर लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो, तो फिर वो आपको आगे से आगे समझ में आती रहती है। ऐसे ये पॉइंटर्स हैं। अभी तक अपन ने जो कुछ पढ़ा उसमें कुछ भी टफ नहीं था। लगा कुछ टफ किसी को? जो कुछ भी पढ़ा अपन ने अब तक? नो सर। हाँ, कोई कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारी शिकायत होती है कि हमारे पॉइंटर समझ में नहीं आए, हमारे सर पॉइंटर हमको बड़े टफ लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉइंटर पढ़ने में तो आसान लगते थे, लेकिन हमने क्या किया, प्रोग्राम घर पे बनाए नहीं, प्रैक्टिस की नहीं, ये कंफ्यूजन ही रह गए कि इंट स्टार पी, फ्लोट स्टार पी, डबल स्टार पी, इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, स्टार पी लगाने पे क्या होता है, एम्परसेंट पी लगाने पे क्या होता है, ओनली पी लगाने पे क्या होता है। ये सब कंफ्यूजन ही रह गए हमारे, क्योंकि हम क्लियर नहीं करते। ये कब क्लियर होंगे? जब खुद प्रोग्राम चलाओगे, खुद प्रोग्राम बनाओगे। ये उसी तरह जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था कि साइकिल चलाना बहुत आसान है, लेकिन जब तक आप साइकिल पे बैठोगे नहीं और साइकिल से 1-2 बार गिरोगे नहीं, ठीक है, तब तक आपको साइकिल चलाना नहीं आएगा। और एक बार आ गई तो फिर कभी भूल नहीं सकते आप। जिनको आती नहीं साइकिल चलानी या स्कूटी चलानी, वो लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन जिनको नहीं आती, शायद आप में से आधी की मम्मियों को नहीं आती होगी स्कूटी चलानी, आप जाके पूछना मम्मी से, मम्मी स्कूटी चलानी आती है क्या? बोले नहीं आती। ठीक है, तो क्यों नहीं आती? जब उसकी बेटी को आती है तो माँ को क्यों नहीं आती? क्योंकि बेटी ने सीख ली, माँ ने सीखी नहीं थी, खाली इतनी सी बात। और जिसको आ गई वो कभी भूलता भी नहीं। ऐसे ही प्रोग्रामिंग भी है। हमने भी ये पॉइंटर्स आज से 25 साल पहले पढ़े थे, जब हम खुद स्टूडेंट थे, उस समय क्लियर कर लिए थे। एक बुक आती है बहुत शानदार, यशवंत कानिटकर की, लेटस सी। उसमें आपके सी के कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। एक आती है वर्किंग विद पॉइंटर्स, तो आप चाहो तो वो बुक रेफर कर सकते हो, उसकी पीडीएफ आपको नेट से मिल जाएगी, तो वो आप पढ़ लीजिए। प्रोफेसर ई बालागुरु स्वामी की बुक्स आती हैं इसकी सी लैंग्वेज के लिए, उनको आप रेफर कर सकते हो। एक डॉक्टर आर एस सलारिया जी हैं, उनकी बुक्स आती हैं, उनको आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, इन सब की पीडीएफ मिल जाएगी आपको। और अगर आप चाहें तो लाइब्रेरी में आपको बुक्स मिल जाएगी फिजिकली, तो आप लाइब्रेरी में जाके बुक्स भी पढ़ सकते हो। ठीक है ना। तो जिसको क्यूरियोसिटी है, जो पढ़ना चाह रहा है, सीखना चाह रहा है, वो किसी भी तरीके से डेप्थ में जाकर के सीख सकता है। क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अब तक जो पढ़ाया गया वो शायद समझ में आ गया आपको, तभी आगे बढ़ने का मजा आएगा। चलिए अब थोड़ा सा अपन लोग पढ़ते हैं पॉइंटर के अरिथमेटिक के बारे में। अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं, पुराना वाला अपना ए वाला। ये आपका वेरिएबल था ए, इसमें आपने 20 लिखा हुआ था। ठीक है, मैंने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 20, तो मैंने लिखा इंट स्टार पी, और फिर लिख दिया पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। तो सिंपली अपन ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, पॉइंटर में वेरिएबल का एड्रेस डाल दिया, तो ये सारी कहानी हो गई। अब अगर अपने लिख दिया, मान लो मैं लिखता हूँ printf %d। एक बार अपन लोग इंटीजर पॉइंटर के लिए %d लिखेंगे, %u नहीं लिखेंगे, ताकि वो जल्दबाजी में समझ में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अदरवाइज आप %d या %u कुछ भी लिख सकते हो अगर पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट कर रहे हो तो। फाइन, मैंने यहाँ पे लिखा p, तो क्या प्रिंट होगा बताओ मुझे एक बार। सर एड्रेस ऑफ ए। क्या है एड्रेस ऑफ ए? 301। वैसे पता है आपने जो बोला ना एड्रेस ऑफ ए, वो बोल तो दिया आपने, और वो सही भी है, गलत नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि आप लोग पीस वैल्यू, सिंपल पीस वैल्यू, माना कि पीस वैल्यू एड्रेस ऑफ ए ही है, बट आप लिखोगे पी का मतलब पी की वैल्यू प्रिंट होगी, जो क्या है 301। तो पढ़ना भी ऐसे ही है अपन। ठीक है, तो 301 प्रिंट हो गया। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब मान लीजिए मैं नई चीज करता हूँ एक। मैंने क्या कर दिया,
बहुत जबरदस्त कंसेप्ट आ रहा है, ध्यान रखना। अब मैंने लिखा p की जगह p+1। अब आप मुझे बताओ, कौन बताएगा p+1 जब लिखेंगे तो क्या प्रिंट होगा? एड्रेस ऑफ तो 301 था, तो p+1 क्या होगा? 302 302 और 302 के अलावा कोई बोलना चाहे? फाइन, इसको अलावा आपको किसी को पता नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो आज एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा कि जब कभी हम किसी पॉइंटर में कुछ भी जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो पहली बात तो पॉइंटर में हम लोग +1 +2 +3 कर सकते हैं, अलाउड है, मना नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप कभी इस पॉइंटर में +1 करते हो, इसका मतलब होता है नेक्स्ट लोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट लोकेशन का मतलब कि 301 और 302 तो किसके लिए साइन थे? इस पर्टिकुलर ए के लिए, ठीक है। जैसे आप करते हो p+1, तो p+1 का मतलब क्या हो जाता है? यहाँ 1 का मतलब होता है कि अगर आपका पॉइंटर इंटीजर टाइप का था, तो +1 का मतलब, इंटीजर में कितनी बाइट होती है? 2 बाइट होती है ना, तो +1 का मतलब 2 स्टेप्स आगे जाएंगे। अगर आपका पॉइंटर फ्लोट टाइप का होता, तो +1 का मतलब हम 4 स्टेप आगे जाएंगे। अगर आपका पॉइंटर डबल टाइप का होता, तो +1 का मतलब हम लोग 8 स्टेप आगे जाएंगे, जैसा एरे में होता है। एरे में क्या देखा था अपन ने कि अगर पहला एड्रेस एरे का 301 पे है, तो फिर नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कहां पे आएगा? 303 पे। उससे नेक्स्ट का कहां पे आएगा? 305 पे। तो पॉइंटर्स को इंक्रीमेंट करने का मतलब होता है उनकी लोकेशंस को आगे बढ़ाना, और ये उनके एड्रेसेस को आगे बढ़ाना। और एड्रेस आगे बढ़ते हैं आपके पॉइंटर के टाइप के हिसाब से, कि पॉइंटर किस टाइप के वेरिएबल को होल्ड कर रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे p+1 का मतलब हो जाएगा 303, 303, 302 नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप कर दोगे p+2, तो p+2 का मतलब क्या हो जाएगा? 305, ठीक है। ऐसे अगर आप करते हो p+3, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 307। और यही है डेंजर ऑफ द पॉइंटर्स। डेंजर ऑफ द पॉइंटर्स, कि आप पॉइंटर्स को इंक्रीमेंट यानी कि +1 +2 +3, या डिक्रीमेंट यानी कि p-1 p-2 p-3, तो आप पॉइंटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके मेमोरी लोकेशंस में कहीं भी आगे पीछे जा सकते हो। अब आप देखो कितना बड़ा डेंजर हो गया है कि हमने इनिशियली पॉइंटर के अंदर ए का एड्रेस डाला था, और हमारी भावनाएं क्या थी कि हम इस ए को एक्सेस करेंगे इस पॉइंटर के थ्रू। तो आपकी भावनाएं भी यही थी और आपने किया भी यही था कि हमको पॉइंटर के थ्रू इस ए को एक्सेस करना है। लेकिन अगर आपने एक बार ये कर दिया p+3, तो p+3 करते आप कहां पहुंच गए? 307 पे पहुंच गए। पहली बात तो ये भी कोई दिक्कत नहीं, आप 307 पे पहुंच गए। 307 पे क्या लिखा हुआ था, किसकी वैल्यू थी, कौन सा वेरिएबल था, कहां से आया था, कहां से गया था? किसी को पता है क्या 307 पे क्या है? नहीं पता, ठीक है ना। या और जैसे ही आपने लिखा *p, ये सब करने के बाद में, हाँ आपने कर दिया, ऐसे कर दिया आपने, आपने कहा p = p+3। तो एक तो आप ये क्लियर कर लो इस समय कि यहाँ पे p+3 करने का मतलब होता है p+3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बाइट्स कितनी चाहिए। अगर इंटीजर का पॉइंटर था तो 3 × 2। अगर मान लीजिए कि ये डबल का पॉइंटर होता, ठीक है, तो p+3 का मतलब क्या होता? ये देखो इंटीजर के केस में p+3 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। अगर ये आपका डबल का पॉइंटर होता, तो p+3 का मतलब क्या होता? मल्टीप्लाई बाय डबल के लिए कितनी बाइट चाहिए होती है? 8 बाइट। तो ये होता, यानी कि अगर p की वैल्यू 301 है, तो 301 में 8 या 24 24 जुड़ता, तो उसका मतलब होता 325। यहाँ पे इंटीजर में क्या हो गया? 3 दूनी 6। तो अगर इसकी वैल्यू 301 थी, तो इसमें क्या हो गया? अब 6 जुड़ जाएगा, 301 + 6, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 307। इस तरीके से। तो पहली चीज तो ये कि पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक। पॉइंटर अरिथमेटिक में 1 जोड़ने का मतलब 1 नहीं होता है। पॉइंटर अरिथमेटिक में 1 जोड़ने का मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर टाइप जिसका कि पॉइंटर है। ये इंटीजर था तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्लोट था तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल है तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर को अपन 301 में जोड़ेंगे और फिर वो वैल्यू आपकी नहीं मिलेगी आपको। क्लियर है? तो एक चीज तो ये होगी। लेकिन दूसरी चीज कि ये जो आपका 300 जो भी वैल्यू हुई, मान लो मैंने किया यहाँ पे p = p+3, तो p की वैल्यू मान लो 301 थी, और चूंकि ये p इंटीजर का पॉइंटर है तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 3 × 2, क्योंकि इंटीजर के लिए कितनी बाइट होती है? 2 बाइट होती है। तो ये हो गया 301 + 6 यानी कि 307।
तो कौन सी लोकेशन पे आ गए? लोकेशन नंबर 307 पे आ गए। और जब आप पी के अंदर जो वैल्यू है, यानी कि पी की वैल्यू क्या हो गई है? 307 हो गई एक की जगह। और ये जो 307 है, ये मेमोरी में वो लोकेशन है जो पता नहीं किस वेरिएबल की है, या पता नहीं किसी वेरिएबल की भी है कि नहीं है, और या पता नहीं कहीं यूज भी नहीं हो रही है। तो वी डोंट नो व्हाट इज रिटन इन दैट मेमोरी। ठीक है। और जैसे आप लिखते हो प्रिंटफ %d स्टार पी, तो अब हमको पता है कि स्टार पी का मतलब क्या होता है? वैल्यू एट पी इज वैल्यू। तो पी की वैल्यू कितनी है? 307। तो 307 पे जो लिखा हुआ वो वैल्यू आएगी। तो पता नहीं उसका 307 पे कुछ गार्बेज लिखा हुआ, -13, 14 कुछ भी लिखा हुआ, 5 ऐसे कुछ करके, तो यहाँ प्रिंट क्या हो जाएगा? -21, 4, 6, 7 ये प्रिंट हो जाएगा। जो पता नहीं कौन सी वैल्यू, उसको बोलते हैं अपन लोग गार्बेज। क्या बोलते हैं? गार्बेज। या तो गार्बेज हो सकता है, और या फिर शायद हो सकता है कोई, मान लो बी नाम का वेरिएबल था, कोई सी नाम का वेरिएबल, कोई डी नाम का वेरिएबल है, ठीक है, उसकी वैल्यू वहां पे स्टोर थी, और उस सी का हमने एड्रेस डाला नहीं था पी के अंदर। तो हमने जब पी के अंदर किसी सी का या बी का एड्रेस डाला ही नहीं, और तो भी स्टार पी करने पे बी की वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कि जैसे आपके घर का एड्रेस है, ठीक है, और किसी बंदे को आपने क्या किया? आपके घर पे बुलाया, तो आपने तो उसको, आप ए हो, ठीक है, आप तो ए हो, और आपका एड्रेस आपने उस बंदे को दे दिया कि मेरे घर पे आना। वो आपके घर पे आ रहा है और आपके घर से निकल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जो आपका पड़ोसी है, ये जो पड़ोस का पड़ोसी है, वहां जाने का अधिकार रखता है क्या वो आदमी? अपन कई बार जाते हैं शादी में, जाते हैं अपन लोग, अपन आजकल तो शादियां बंद होगी 6 महीने से, अदरवाइज मान लो कि 3 मैरिज हॉल है, और आप जिस शादी में गए थे वो मैरिज हॉल था, मान लीजिए कि शिप्रा शिप्रा मैरिज हॉल या शिप्रा मैरिज गार्डन। तो शिप्रा मैरिज गार्डन का एड्रेस आपको दिया गया था, और आपको शिप्रा मैरिज गार्डन जाना था, लेकिन आपने क्या किया? बगल वाले मकान में घुस गए, या जो जो दूसरा मैरिज गार्डन था, कोई कोई मान लीजिए कोई दूसरा किरण मैरिज गार्डन है, आप वहां जाके घुस गए, तो वो सही है क्या? वहां तो आपको इन्वाइट भी नहीं किया गया था, वहां आपको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आप चले गए एक्सीडेंटली, क्योंकि किसी ने आपको रोका ही नहीं। तो ये यहाँ पे हो रहा है कि आपने तो P+3 किया, और P+3 करते ही माना कि आपके अंदर एड्रेस तो 301 था, जो कि एक एड्रेस था, लेकिन आप कहाँ पहुंच गए? 307 पे, जहाँ पे आप इन्वाइटेड ही नहीं थे, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा? और ये हो रहा है सी लैंग्वेज के अंदर कि यूजिंग पॉइंटर्स यू कैन एक्सेस एनी मेमोरी लोकेशन ऑफ द कंप्यूटर। आप पूरे मेन मेमोरी की कोई सी भी लोकेशन को एक्सेस करने में सक्षम हो पा रहे हो। और यही तो, ऐसे तो वायरस बनते हैं फिर, कि अगर आप मेमोरी की किसी भी लोकेशन पे जा पा रहे हो, किसी पॉइंटर को प्लस प्लस या माइनस माइनस करके, तो फिर हो सकता है कि आप क्या कर सकते हो? आपने एक लूप लगा दिया कोई पूरा, और लूप लगा के पॉइंटर की वैल्यू को +1, +2, +3, +100 तक करते करते आप सब लोकेशन पे गए, और वहां जाके उल्टा सीधा लिख दिया। कैसे लिख दिया? हम देखो ऐसे कर सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे लिख दो कि ये प्रिंट करने के बजाय मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने P = P+3 किया, और फिर लिख दिया स्टार P = एनीथिंग 47। तो स्टार पी का मतलब क्या होता है कि जो ये जो 307 है ना, 307 पे कुछ भी लिखा हुआ था, वहां क्या लिख देंगे जाकर के? 47। जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया नहीं, किसी ने उसको इनवाइट किया नहीं, वहां जाके वो लिख रहा है 47, और ऐसे क्या कर देगा वो? पूरी मेमोरी को जीरो से लेकर के जो लास्ट मेमोरी है, पूरी मेमोरी को भर देगा। तो उससे क्या हो जाएगा? कंप्यूटर आपका हैंग हो जाएगा। तो जो आपके असली काम है वो तो आप कर नहीं पाओगे, और कंप्यूटर को आपको शट डाउन करना पड़ जाएगा। वायरस ये तो करते हैं। वायरस क्या करते हैं? वायरस एक बार आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, किसी भी लोकेशन में घुसते हैं, और फिर वहां से वो ऊपर नीचे होकर के सारा प्रोग्राम क्या करते हैं? आपका खराब कर सकते हैं। तो यही काम यहाँ हो रहा था, और यही है पॉइंटर्स का डेंजर, कि पॉइंटर्स की अरिथमेटिक के थ्रू पॉइंटर्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होकर के कहीं भी जा सकते हैं, और फिर जिस वेरिएबल का एड्रेस असाइन किया गया था वो तो साइड में रह गया बेचारा। यानी जिस शादी में गए थे ना आप लोग, वो शादी तो पता नहीं हुई कि नहीं हुई, आपको पता भी नहीं है, और आप तो किसी और शादी में घुस करके, और वहां जैसे मान लो होटल में होता है कई बार कि आप गए होटल में किसी एक बैंक्वेट हॉल के अंदर, और घुस गए दूसरे बैंक्वेट हॉल में, तो पता नहीं आप वहां पे क्या कर लो, या कुछ अगर आप खुद का नुकसान भी करा सकते हो, ठीक है, और या फिर आप वहां जाके नुकसान भी कर सकते, दोनों बातें हैं सारी, ठीक है ना। तो दिस इज द डेंजर थिंग विद द पॉइंटर, जो कि सी लैंग्वेज के अंदर अलाउड थी, और फिर इसी कारण से जावा ने क्या किया? पॉइंटर्स अपने जावा लैंग्वेज के अंदर अलाउ ही नहीं किए। जावा ने जो पॉइंटर्स वाला काम है एड्रेस एलोकेशन का, वो किसी और टेक्निक से किया। वो टेक्निक जब आप जावा पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे उस समय। somebody was raising the hand। आप हाथ क्यों उठा रहे थे? बताओ, कुछ पूछना आपको? यस सर। हाँ बताइए। सर मैं पूछ रही थी कि मान लीजिए अपन ने ऐड तो कर दिया एक पॉइंटर पे, फॉर एग्जांपल अपन बी ले लेते हैं, दूसरा वेरिएबल जिसको अपन एक्सेस कर रहे हैं जो 307 पे, तो अगर उस बी को ऑलरेडी कोई पॉइंटर असाएंगे फिर भी इसको एक्सेस कर सकता है? हाँ, ये तो डेंजर था ना, कि जब बी ने अपना एड्रेस दिया ही नहीं, मतलब बी आपको शादी में बुलाया था शिप्रा शिप्रा मैरिज गार्डन वालों ने, है ना,
राठौर परिवार ने आपको शादी में बुलाया, तो राठौर परिवार में जाओ ना, आप शर्मा परिवार में क्यों घुस रहे हो? शर्मा परिवार ने बुलाया नहीं आपको, माना कि वहां भी शादी हो रही है, उन्होंने तो आपको इन्वाइट नहीं किया था ना। तो तब क्या होगा बताओ? वही चीज यहाँ हो रही है कि हम अनइनवाइटेड किसी भी एड्रेस को जाके एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सही नहीं होता है। और ठीक है सर ना? जैसे अपन एक पॉइंटर पे एक वेरिएबल ही स्टोर कर सकते हैं, एक वेरिएबल का एड्रेस, और लेकिन अपन एक एड्रेस पे बहुत सारे पॉइंटर्स एलोकेट कर सकते हैं। एक एड्रेस पे बहुत सारे यस कर सकते हो, बिल्कुल। हाँ, अच्छा क्वेश्चन आपका है ना कि आपने क्या किया, आपने कर दिया जैसे ये, आपने किया स्टार P1 कोमा लगा के स्टार P2 कोमा लगा के स्टार P3। दिस इज हाउ वी कैन डिक्लेयर मल्टीपल पॉइंटर्स। ठीक है ना? तो आपने क्या किया, 3 पॉइंटर बना दिया। ठीक है? और कर सकते हो जिस तरह अपन लिखते हैं ना इंट a कोमा b कोमा c, तो 3 वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। ऐसे आप कर सकते हो इंट स्टार P1 कोमा स्टार P2 कोमा स्टार P3, तो 3 पॉइंटर डिक्लेयर हो गए। बस ये ध्यान रखना, हर पॉइंटर के नाम पे क्या लगाएंगे अपन लोग, स्टार लगाएंगे। ठीक है? और फिर तो आपने वो कर दिया, हाँ जो आप, अब मैं ये बता रहा हूँ, 3 पॉइंटर है, आपने P1 होल्ड्स द एड्रेस ऑफ a, P2 also holds the address of A and P3 also holds the address of A। तो ये पॉसिबल है, यानी कि मल्टीपल पॉइंटर्स एक ही लोकेशन का एड्रेस होल्ड कर सकते हैं, पॉसिबल है। ओके सर। ठीक है ना? और फिर वही कहानी हो जाएगी, जब ये करने के बाद में अगर आप लिखते हो स्टार P1 तो उसका मतलब A होगा, आप करते हो स्टार P2 इसका मतलब A होगा, आप करते हो स्टार P3 इसका मतलब A होगा, तो कर सकते हो आराम से। ठीक है? हम तो खाली क्या समझना चाह रहे थे, हम तो समझना ये चाह रहे थे कि आपने ये तो कर लिया, पर जब आप करते हो P1 प्लस 4, आपने कर दिया P1 इज इक्वल टू P1 प्लस 4, तो ये चीज समझना आप लोग कि P1 में किसका एड्रेस है, A का एड्रेस, जो कि क्या है 301। तो पहली बात तो ये समझनी है कि 301 प्लस 4 का मतलब 305 नहीं है। यहाँ पे जब कभी हम पॉइंटर्स में कुछ भी जोड़ते हैं ना, तो उसका मतलब 301 प्लस 4 का मतलब 305 नहीं होगा। 301 प्लस 4 का मतलब होगा 4 मल्टीप्लाई बाई, पॉइंटर किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का था तो यहाँ 2 आ जाएगा, डबल टाइप का हो तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, फ्लोट टाइप का हो तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, करेक्टर टाइप का हो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है ना? और फिर वो आने के बाद में ये जो 4 दूनी 8 हो गया, वो 8 जुड़ेगा इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा 301 प्लस 8 यानी 309। तो आप कौन से लोकेशन पे पहुंच गए, 309। तो ये जो P1 जो कि A का एड्रेस होल्ड कर रहा था, अब P1 क्या करेगा, 309 का एड्रेस होल्ड करेगा। और जब आप लिखोगे स्टार P1 ये काम करने के बाद में, तो स्टार P1 का मतलब वैल्यू एट P1's वैल्यू, तो P1 की वैल्यू कितनी, 309। जो 309 पे जो कुछ भी लिखा हुआ है किसी का भी, वो आप क्या कर लोगे, एक्सेस कर लोगे, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि गलत है। एंड दिस इज द डेंजर ऑफ द पॉइंटर। कई बार पूछते भी आपसे एग्जाम में कि पॉइंटर से क्या नुकसान है, तो आप ये बोलोगे साहब पॉइंटर्स के द्वारा हम पॉइंटर्स को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके किसी भी मेमोरी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और वहां जाके कुछ भी कर सकते हैं स्टार पे लिख करके, तो वो क्या है, डेंजरस है। क्योंकि जिस किसी वेरिएबल ने अपना एड्रेस इनको दिया ही नहीं है ना, उस वेरिएबल की वैल्यू को जाके चेंज कर रहे हैं, तो वो तो गलत बात है ना। हम अनइनवाइटेड कहीं भी जाएंगे, दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट एथिकल। ठीक है? बट ये था, दिस इज द लूप होल इन सी लैंग्वेज विद द पॉइंटर्स, और इसी कारण से फिर अपने आगे जाके इसको इंप्रूव किया। सो यहां तक में कोई दिक्कत किसी को? अभी पॉइंटर्स थोड़ा अपन कल दोबारा और पढ़ेंगे, आज का टाइम लगभग पूरा हो गया। ठीक है? तो बाकी कंसेप्ट अपन थोड़ा सा आगे जाके क्लियर कर, बाकी 80% तो पॉइंटर्स आपके यही है। अगर ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया तो आपको पॉइंटर्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल अपन पढ़ेंगे पॉइंटर टू एरे, ये तो पॉइंटर टू वेरिएबल था। ठीक है? अब हम पढ़ेंगे पॉइंटर टू एरे की, कोई एरे जो होती है उसका पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं और वो कैसे काम करता है। ठीक है? थोड़ा सा वो और भी आसान है और भी अच्छा लगेगा आप लोग। क्लियर है? so far any questions anybody wants to ask? कुछ भी आप पूछना चाहें? नो सर। नो सर नहीं चलेगा, कम से कम 3 क्वेश्चन पूछने, आपको पता अपना नियम है। आज थोड़ा क्लास अपनी आगे की सकती, आपकी ओरकल क्लास थोड़ी इसके बाद में। नो सर। फाइन, देन वी कैन हैव 5 एनी 3 क्वेश्चंस पूछिए आप लोग। सब कुछ समझ में आ गया? सर इस बार क्वेश्चन बीच क्लास में पूछ लिए ना। चलो ठीक है, ठीक है। अब आप ऐसा करना ईमानदारी से, ये जो आपको आज पढ़ाया गया है ना, इस वीडियो को 1-2 बार दोबारा देख लेना, और दोबारा देखने के बाद में आप खुद ही प्रोग्राम बनाओगे कि आपने क्या किया। 4 तरह के वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंटीजर का भी, फ्लोट का भी, कैर का भी, डबल का भी, और आपकी इच्छा तो वो भी। ठीक है? और उन चारों तरह के वेरिएबल के लिए अपने क्या किया, चारों तरह के पॉइंटर डिक्लेयर किए। ठीक है? तो आप ये करके देखना
कि इंटीजर पॉइंटर में इंटीजर का एड्रेस, फ्लोट पॉइंटर में फ्लोट का एड्रेस, और ऐसे करके देखना और फिर उनकी वैल्यूज को प्रिंट करना कि स्टार पी पे क्या आता है, एड्रेस पी पे क्या आता है, ओनली पी पे क्या आता है, वो सब करके देखना। ठीक है, और ये भी करके देखना कि मान लो इंटीजर का पॉइंटर था इंट स्टार पी और वैल्यू डाल रहे हैं उसके अंदर अपन लोग फ्लोट की यानी फ्लोट बी की, तो ये अलाउ करता है क्या, देखना कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, इट इज नॉट अलाउड। और ये भी करके देखना कि जब हम पी को +4 +3 +5 कर लेते हैं, ठीक है ना, तो एरर नहीं आती है, लेकिन रिजल्ट कैसे आते हैं, डेंजरस, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, तो वो सब प्रैक्टिस आप लोग कर लेना एक बार। ठीक है, तो पॉइंटर्स के कम से कम 3 से 4 प्रोग्राम आपको बनाने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के, और वो बना करके रजिस्टर्स के अंदर आप लोग राइट कर लेना। तो बाद में मैं कभी उनसे आपसे मंगा लूंगा असाइनमेंट, फिर चेक कर लूंगा। ठीक है।